सारे जो पेजेंट्स होते हैं फिक्स होते हैं? ज़िंदगी में काम होना और काम में ही ज़िंदगी ढूंढ लेना। मेरा जो काम है वही मेरी ज़िंदगी है और मैं कॉरपोरेट और एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ। वेरी नाइस। और इससे ऑडियंस को जानने को भी मिल रहा होगा कि क्या चीज़ नहीं भला ये जो कंसेप्ट मॉडलिंग के नाम से इतना बड़ा हैवी वर्ड लग रहा है, होता क्या है? मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेल हो या फीमेल हो, वो अपने अंदर के अपनत्व को, इमोशंस को, एक इंसान से इंसान को जो जटिलता से जोड़ता है, उस कड़ी को वो वहीं अपने घर पे टांग के आते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद जीनत। लेकिन जैसे आपने मेरे को बताया कि स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती हैं सब चीज़ें, तो आपने अपने आप को कैसे एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इसमें अब स्ट्रॉन्ग बनूंगा और सब कुछ? मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस इंसान की किसी की भी, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिक मैं किसी पे बात, जिस इंसान की लड़ाई अपनी ही शरीर से है, फिर अपने ही परिवार से है, फिर अपने ही समाज से है, फिर अपने ही प्यार से है, ये भी तो एक लड़ाई है। अपने ही प्यार को अपने ही सामने किसी और का होने देना दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। तो जब पूरी ज़िंदगी लड़ाई ही है तो जीत कहाँ है? और ऐसी लड़ाई जिसमें जीत ही नहीं है, मृत्यु पहले है, जीत तो है ही नहीं। जब तक आखिरी सांस है तब तक लड़ाई है। तो मतलब आपको ऐसा कोई लगता है कि पॉइंट, मुझे अगर कोई पावर मिल जाए तो मैं ये चीज़ चेंज कर दूँ? कभी सोचा है ऐसा कुछ? हाँ, अगर मुझे कोई पावर मिल जाए तो मैं ऐसी एक चीज़ बना दूं कि कभी भी किसी का प्यार उससे दूर ना हो। मतलब अगर आपने किसी को प्यार किया है तो वो बाय हुक और बाय क्रुक वो आप अकेले कभी ना रहो। अकेलापन मैं दूर कर दूं, ऐसी कोई छड़ी मिल जाए तो मुझे लगता है अकेलेपन से बड़ी मृत्यु कोई नहीं है। मृत्यु का दूसरा नाम शायद अकेलापन है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी कम्युनिटी को लेके जो मेल और फीमेल मॉडल्स होते हैं तो डरते भी हैं कि कहीं इनके पास हम जाएं या हमें कुछ कर देंगे या कहीं बदनाम कर देंगे या फिर हमें कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक डर काइंड ऑफ होता है। आप मुझे समझा दो फिर मैं जवाब दूंगा। ऐसा लगता है आपको? कैसे फील होता है और वो कैसे उसको टैकल करते हैं? देखो, इस सवाल का जवाब मैं दो भागों में दूंगा। फीमेल्स जो होती हैं उनका LGBT के लोगों के प्रति एक आप अलग सा ही लगाव देखेंगी। मॉडल्स जो होंगी ना, उनके जो बेस्टीज़ होंगे वो हमेशा LGBT, वो उनसे ही रेडी होंगी, उनसे ही मेकअप कराएंगी। अच्छा। डिज़ाइनर्स हमारे जो भी आदरणीय हैं सारे इसी समुदाय से हैं, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर। और बात आती है लड़कों की, तो मैं एक बहुत पावरफुल बात आपको बता दूं। जब एक लड़का एक मॉडल बनता है ना जीनत, तो उसका जो शारीरिक बनावट होती है उसके साथ कोई ज़बरदस्ती रेप नहीं कर सकता। एक मॉडल कहता है मेरे को तो इसने यूज़ कर लिया। तुम अपनी 6 पैक्स का क्या कर रहे थे? जो डोले शोले तुम बना के घूम रहे हो। तो मिसयूज़ का क्या वो है? मुझे लगता है किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया है, किसी ने भी, मैं नाम तो नहीं लूँ, किसी ने भी किया है। आपका डिसीज़न यस है कि नो है, ये उस डिसीज़न का सम्मान वो इंसान का, मतलब एक्सेप्टेंस होती है उनकी। हाँ। अब एक बंदा जो 6 फीट का है, 6+ होता है मॉडल, अच्छी खासे डोले बना रखा होता है, मेरा मिसयूज़ हो गया तो फिर भारत कहाँ जाएगा? अगर 6 फीट के लड़कों का मिसयूज़ हो जाएगा। आपने कुछ भी किया है तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से किया है। आपने अपनी कोई छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक फेयर बार्गेन किया है। ये एक सही शब्द है, फेयर बार्गेन। उसके बाद आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि एक मॉडल का शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उसका कोई रेप नहीं कर सकता। करेंगे तो लड़के ही कर देंगे जो उसके यार दोस्त हैं, राइट? तो ये ब्लेम नहीं आना चाहिए। लड़कियों का तो है ही नहीं, लड़कियां बहुत अच्छे से LGBT के लोगों के साथ जेलअप होती हैं और उनका बहुत सही है सब कुछ। तो मतलब आपने ऐसा ऑफर दिया है किसी को, मतलब वैसे इस तरह से मतलब यूज़ किया आपने किसी को? नहीं, मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को यूज़ करने की, बिकॉज़ मैं जिनके साथ था मैं उन्हीं के साथ 11 साल से था और अब वो नहीं है। तो अब जो मेरे साथ हैं या जो आगे होंगे वो होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी सबसे बड़ी जो दौलत है या सबसे बड़ी अदालत है वो मेरी माँ है। तो मेरे लिए इस तरह के रिलेशनशिप को कैरी करना बहुत अलग वे में जाता है। अच्छा अभिषेक जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं मॉडल्स, मेल फीमेल्स, ये रनवेज भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं, तो लेकिन मेन अर्निंग इनको होती कहाँ से है? इन्हीं से ही कुछ मिलता है? ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, इन इंडिया। तो बहुत बड़े मॉडल बन जाते हैं जो कुछ होते हैं, उसमें तो बहुत अर्निंग है।
अर्निंग एक्टिंग में ही है। पैसा जो है, देखिए जो पाथ है वो मॉडलिंग है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एक्टिंग है। आप इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं, डीनो हो गए, जॉन हो गए, अर्जुन रामपाल हो गए, एट द एंड ऑफ द डे इन्हें फिल्मों में ही आना पड़ा। पेजेंट्स की भी जितनी भी विनर्स होती हैं वो आज हमारी प्रियंका चोपड़ा से लेके जितनी भी हैं, हमारी सुष्मिता मैम हो गए, जितने भी हैं, तो क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर है तो कुछ लोगों के लिए जिनमें काबिलियत भी है और जिनका लक भी साथ देता है। अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं हो तो आप हैंडसमनेस को तो कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। मॉडलिंग में आप ये देखिए, जितना कमाई है उससे ज़्यादा मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस कितना है? एक मॉडल का कितना खर्चा होता है? वो चलता फिरता ब्रांड का दुकान होता है। तो जब अर्निंग नहीं है तो फिर आते ही कहाँ से? यही बात है ना, मेंटेनेंस कैसे? वो सब स्पॉन्सर्ड होता है, एंडोर्स्ड होता है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग में अर्निंग है ही नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अर्निंग है। नहीं, वो कुछ लोगों के लिए है जो सुपर मॉडल बन जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर 1 लाख लोगों ने जर्नी शुरू की और उसमें से 5,000 लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र में संपन्नता है। मैं नहीं कह सकता, ये मेरी सोच है, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपना शौक़ पूरा करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मॉडलिंग है ना, वो प्रसिद्धि देती है, वो आपको वजूद देती है। अभिषेक वशिष्ठ, अगर मैं मॉडल होता तो अभिषेक का वजूद है, उसका फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू देती है। 2 मिनट के लिए अपने सरनेम को साइड में रख दूंगा तो मेरे नाम में भी दम है, मेरी पहचान मेरे चेहरे में भी दम है। ये मॉडलिंग देती है। पैसा एक्टिंग में ही आके आपको मिलेगा, मॉडलिंग में मिलता है कुछ लोगों को, मैं पूरी तरह से तो नकारूंगा नहीं, लेकिन हाँ, एक्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अच्छी अर्निंग है। और एक्टिंग मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज़ नहीं है, उसकी सीमाएं नहीं है। वो सिर्फ सौंदर्य का अभिनंदन नहीं करती, वो काबिलियत का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हमारे नवाजुद्दीन जी से लेके और हमारी कितनी भी अदाकारा हैं जो उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत आदरणीय और बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। तो इसलिए एक्टिंग में पैसा भी ज़्यादा है और इसको भी मॉडलिंग की तुलना में मॉडलिंग में उतना नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे आपको सक्सेस मिलेगी एक्टिंग करियर में। एक्टिंग में सक्सेस तो पॉइंट दूसरा हो गया, एक्टिंग तक जाने का रास्ता मॉडलिंग है। एक्टर बहुत आते हैं पर सब सक्सेसफुल नहीं होते। वो तो आपकी काबिलियत बताएगी, आपका टैलेंट चार्ट बताएगा कि आप, लेकिन हाँ, एक्टिंग के दरवाजे तक जाने के लिए उस क्षेत्र की गेट को खटखटाना है तो वो जो रास्ता है वो मॉडलिंग, मतलब एक काइंड ऑफ इजी वे है। इजी वे है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपकी अच्छी इंग्लिश हो चुकी होती है एक्टर बनते बनते, आपको माइक मैनेजमेंट आ जाता है, अच्छा बोलना आ जाता है, सलीके से बैठना आ जाता है, 50 लोगों में अपनी बात को। देखिए, एक मॉडल वो है जो अपनी बात को रख सके और एक साधारण व्यक्ति वो है जो अपनी बात को कह सके। बात को कहना और बात को रखना, यही एक साधारण व्यक्ति और एक मॉडल में। तो मतलब मॉडल जो है वो एक्टर बन सकता है आराम से? बिल्कुल बन सकता है, अगर उसमें एक्टिंग स्किल्स हैं या उसने मेहनत की है, उसने सीखा है तो। सारे मॉडल्स एक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं जो मॉडलिंग को अपना पैशन, अपना हॉबी समझते हैं और साथ में अपनी अच्छी जॉब करते हैं। ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे मेरे अंडर काम करते हैं। अच्छा अभिषेक, मैंने ये देखा है कि जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? यही वाली इंडस्ट्री क्यों? मतलब बाहर उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, ये क्या चीज़, क्या मेन यहीं पे फोकस क्यों है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, एक आउटवर्ड, एक आउटर पार्ट होता है हर क्षेत्र का। आप एजुकेशन ले लो, कॉरपोरेट ले लो, इस इंडस्ट्री की जो बनावट है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, उसमें वो लोग हाईलाइट हो जाते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, थोड़ा कटाक्ष हो जाएगा, लेकिन जब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में था तब भी मैंने इतने ही LGBT के लोग अपने कॉलेज में देखे और कॉरपोरेट में भी मैंने इतने ही देखे हैं। लेकिन क्योंकि वो सूटेड बूटेड रहते हैं और उनका एक अपना ज़िंदगी को जीने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का और जीने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आप उन्हें जज नहीं कर पाते। और इस इंडस्ट्री में क्योंकि ये बहुत ग्लैमर से है और तो यहाँ पे ग्लिटर शिटर बहुत है, तो वो बेचारे हाईलाइट हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन हर क्षेत्र में देखो, ये तो समुदाय है। लेकिन आपके सवाल का एक ये जवाब भी बहुत खूबसूरत रहेगा कि LGBT कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, जिन्हें चाहे सपोर्ट मिले। कहते हैं भगवान अगर आपसे कुछ छीनता है, खुदा, तो वो आपको कुछ देकर भी भेजता है, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, राइट?
तो ज़्यादातर LGBT के लोग अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे, पेंटर मिलेंगे, शानदार डांसर मिलेंगे, और उनसे पूछोगे ना कि आपको किसी ने सिखाया तो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ाया भी सरकारी स्कूल में। तो वो ऊपर वाला वो न्याय करके भेजता है कि अगर मैंने ये चीज़ छीनी है तो आप ये लेकर जाओ। और फैशन इंडस्ट्री इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, इनसे जुड़ी हुई है, और इसलिए वो बच्चे और उनकी कला हाईलाइट हो जाती है, और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करते और इज्जत के साथ काम करते देखते हैं तो वो एक बढ़ता चला गया। जबकि और क्षेत्रों में भी इस इंडस्ट्री के लोग उतने ही हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो नई नई चीज़ें आपसे सुनने को मिल रही है और जानने को मिल रही है सीरियसली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहो, क्या वर्क करना चाहोगे अपनी कम्युनिटी के लिए? मैं तो कर रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा। मेरे अंडर इतनी सारी ट्रांसजेंडर्स हैं जो मॉडलिंग कर रही हैं, और बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स ऐसी हैं जिन्हें मैंने कम्युनिकेशन के कोर्सेज फ्री में कराए हैं। ओके। और मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ LGBT कम्युनिटी के लिए हैं, जैसे कि नुमाइश, बाज़ार का मैं स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन दिखाता हूँ। अभी मैं एक मेरा रेड करके आता है LGBT पर, अभी मैं बैंकॉक भी होके आया हूँ उसका सर्वे करने, उसका सीज़न 2 आ रहा है। तो इंटरनेशनल टॉय बॉयशिप होती है, गे बायसेक्सुअल बच्चों को ले जाकर बेच दिया जाता है, उस पर मेरा बहुत बड़ा सर्वे अभी हुआ है, रिसर्च हुई है, उसका सीज़न 2 आ रहा है, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि लड़कों की मंडी लग रही है। हाँ, जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। सीरियसली? मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई कोना है जिसमें बाकायदा लड़कों की मंडी लग रही है और उनको सेल आउट किया जा रहा है। बाहर से लोग आए हैं दुबई वगैरह से, और वो उनको गुलाम बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये कहाँ पर आपने देखा? मैंने अभी बैंकॉक थाईलैंड का मेरा टूर था, तो मैंने पूरा रिसर्च किया है, और मेरे कॉन्सेप्ट में मैं वो हिडन चैप्टर पूरा दिखाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही पूरा बाजार लगा के। ब्रीफ बताओ ना, हुआ क्या वहाँ पर, आपने क्या देखा? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। रीज़न बिहाइंड ये है कि वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल था सब कुछ, इवन हम लोगों को फ़ोन भी अलाउड नहीं थे, और मैंने इस लेवल पे नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, जब मेरा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होगा तो आपके सामने वो चीज़ें बहुत ही स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत होंगी। तो LGBT के लिए रेड, नुमाइश, बाज़ार, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि जब मेरा बाज़ार कॉन्सेप्ट उतरता है, आपकी सीज़न आएगा तो मैं आपको बिल्कुल जीनत इनवाइट करूँगा। बिल्कुल। मैं पूरा रेड लाइट्स लगाता हूँ रैम्प पे, और उसके नीचे बीड़ी पीती रहती हैं लड़कियाँ बैठ के, और प्रॉपर उनका मेकअप उससे रिसर्च किया जाता है, नेल पेंट तक देखा जाएगा, जो सबसे सस्ता वाला आएगा वो लगा के, जो उनका स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन होता है, तितलियां सर पे लग रही, तो वो इतनी गहराई में जाके उस प्रोस्टिट्यूशन को दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ से पैसे ले रही हैं क्लाइंट से, फिर वो अपने बच्चों की फ़ीस भर रही हैं, फिर वो अपने किसी बच्चे के लिए दूध खरीद रही है। लेकिन क्यों प्रोस्टिट्यूशन को ऐसे ही देखा जाता है कि सिर्फ इंटीमेसी या इंटरकोर्स तक ही सीमित करके रख दिया जाता है? उसके पीछे का आप ये भी देखो। तो LGBT समुदाय पर तो मेरे 5 से 6 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमेशा आते हैं। मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी ही ट्रांसजेंडर्स को मॉडलिंग कराई है, और कितनी ही बच्चों को फ्री में इंग्लिश सिखाकर टेली कॉलिंग और इनमें लगवाया। ये एक मुहिम है। ऐसा नहीं है कि आप अगर LGBT से हो तो प्रोस्टिट्यूशन ही एक ज़रिया है, नहीं। आप अच्छी इंग्लिश सीखो। अगर आप किसी को, देखिए बिजनेस क्या है, प्रॉफिट कोई भी देगा तो सामने वाला उसको रखेगा। तो मैं उनको उस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि उनको भी जो रोज़गार मिले। और अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने भी एक मेट्रो स्टेशन बनाया है जिसमें LGBT के ही हैं सारे एम्प्लॉयज़। तो बढ़ रहा है ना, अभी समय आ रहा है अच्छा, धीरे धीरे। मैं एक टाइम था पहले सुनने को आता था कि जैसे फीमेल्स का रेप हो रहा है, फिर आने लगा कि मेल्स का भी रेप होता है, फिर अब सुनने में आ रहा है कि आपकी कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि जो, लेकिन पता नहीं चल पाता है लोगों को। पता इसलिए नहीं चल पाता ना क्योंकि जब उम्मीद ही नहीं होगी तो पहल कैसे होगी? उम्मीद अगर है ही नहीं न्याय मिलने की तो कोई कैसे खटखटाएगा दरवाजा? सोशल मीडिया पर इतने गंदे कमेंट्स मैं देखता हूँ आए दिन। किसी ने अपना डांस डाला है तो उस पर गंदे कमेंट आ रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं अगर वो मेरे सामने बैठे या वो मेरे सामने भी ना बैठे, वो एक इंट्रोस्पेक्शन करें, एक आत्म परीक्षण करें अपना, तो उनको इतनी सारी कमी मिलेंगी खुद के अंदर कि उनकी आधी जिंदगी उन कमियों को निकालने में ही। लेकिन वो सोशल मीडिया पे किसी की नृत्य की तारीफ नहीं कर रहे, वो उसकी जेंडर की से उनको तकलीफ है कि लड़का होके बेली डांस क्यों कर रहा है। और आप अपने आप को टटोलो, आपके अंदर कितना टैलेंट है। वो भगवान खुदा का बच्चा है, भगवान ने उसको टैलेंट दे के भेजा है, वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। उसको अप्रिशिएट करो, खुदा भी खुश होगा।
आप उसको क्रिटिसाइज, एक बच्चा अभी एक्सपायर भी हुआ है नोएडा में। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केसेस इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनकी सुनेगा ही कौन? इतनी लड़कियों के केसेस भरे पड़े हैं, उनको न्याय मिल जाएगा तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। लड़कों को न्याय मिलेगा जब तक वो सारे के सारे LGBT के लोग मर चुके होंगे जिनका रेप हुआ है। तो इंतज़ार इतना लंबा है कि उस कतार में आपको समझ में दिखेगी नहीं, जहाँ पे सुनवाई होगी ना वो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा। क्या ये जेंडर की वजह से ये सब? बिल्कुल है। जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी इज्जत क्या लूटेगी? जब आपने पहले ही समाज में ये ठेका लगा दिया टैग कि इनकी तो इज्जत ही नहीं होती, ये तो प्रॉस्टिट्यूट्स ही हैं। यहाँ पे क्या है, LGBT का होना मतलब प्रॉस्टिट्यूट होना। यहाँ पे ये समझ ही नहीं है कि ये एक अच्छी जॉब या एक मैनेजर भी हो सकता है, ये एक टीचर भी नहीं। एक ही सिनोनिम्स बना दी, अपनी ही इंग्लिश चल रही है, खुद की ग्रामर निकाल दी। तो फिर एक सोच आती है तुम्हारी इज्जत लुट गई। तुम्हारी तो इज्जत कभी थी नहीं, तो फिर लुटी कौन सी? और जब इज्जत थी ही नहीं और लुटी ही नहीं तो न्याय किस बात का? और जब न्याय किस बात का तो फिर सज़ा किसको? तो सज़ा ही नहीं तो मुकदमा ही ख़त्म। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं कि कम्युनिटी मिल के कुछ गवर्नमेंट से डिमांड करें और कुछ करा जाए इस बारे में? कितनी लड़कियों को मिल गया इंसाफ? हमें छोड़ दो, प्योर लड़कियों की बात करो, कितनियों को मिल गया? खैर, रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी जैसे कि अगर मेडिकल का ही देख लो, उसी में ही नहीं मिल पाता है। आपको कोई भी सुविधा चाहिए हो तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। आए दिन मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। भगवान परमेश्वर का मुझ पे हाथ है, मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत अच्छा अपनी काबिलियत के और अपनी शिक्षा के दम पे अर्जित कर रहा हूँ। कुछ खुदा ने मुझे नवाजी है कल्पना शक्ति, जिस पर मैं कॉन्सेप्ट किंग केस परचम को लहरा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है, आए दिन मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूँ, इधर मोर्चा लगा रहे हैं, उधर इंडिया गेट पर बैठे हैं, इधर आ जाओ मार्च पास्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है। मेरे को इसलिए इतना, मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पुट ऑन किया कि आपको याद है अभी सुष्मिता सेन की मूवी आई थी ताली। हाँ, बहुत ही शानदार मूवी थी जी। और उसमें यही था पूरा मुद्दा कि आप लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। अरे आप सुष्मिता मैम मेरी मैं उस सुष्मिता मैम को अपना आदर्श मानता हूँ और सुष्मिता मैम को बहुत पहले से ही मुझे लगता है कि वो मेरे लिए द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जब उन्होंने ताली नहीं की थी, बट उन्होंने भी ना अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि उन्होंने जब पहला पोस्टर अपना फर्स्ट लुक जब लॉन्च किया तो उनके पोस्टर के नीचे भी इतने अपशब्द लिखे हुए थे कि वो ब्रह्मांड सुंदरी हैं, वो मिस यूनिवर्स हैं, और इतने गंदे। सिर्फ उन्होंने वो एक किरदार, तो वो कहती थी कि मैंने एक वेब सीरीज़ में एक किरदार को जिया है और मुझे इतनी गालियाँ और इतना कुछ सुनने को मिल गया। तो जो सचमुच में ऐसे होते होंगे उन्हें कितना सुनने को मिलते हो। और वैसे आप कहते हो इनकी दुआएं ले लो, दुआएं काम आएंगी। आप उनकी दुआएं नहीं, आप उनको थोड़ी सी खुशी दे दो। लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड इन सब चीज़ों को और दिखाने लगा है? जैसे कि अभी एकता कपूर की भी न्यू मूवी आ रही है इसी के ऊपर। देखिए, बॉलीवुड का तो सीन दूसरा है। बॉलीवुड की तो मैं बात ही क्या करूं। बॉलीवुड चलता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक फेज़ होता है। आई डोंट नो, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे पता है। ऑर्डर ऑफ द डे बोला जाता है उसको, जो आज का प्रचलन है, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। तो जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसी पे ही फिल्में बनने लग जाएंगी, उसी पे ही, क्योंकि लोग बाग जो देखना पसंद कर रहे हैं वही आप दिखाना पसंद कर रहे हो। तो मतलब आपको लग रहा है कि वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, ये गलती से भी मत समझ लेना कि वो कोई सामाजिक जागरूकता है या वो किसी भी तरह का, मैं बोलूँगा कि हम लोगों के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, इन चीज़ों का इंटरेस्ट है, लोग देखना पसंद करते हैं। जो गालियाँ देते हैं या जो कटाक्ष करते हैं वो भी, और जो प्रशंसनात्मक टिप्पणियाँ करते हैं वो भी, दोनों ही तरह के लोग। लेकिन बात यह है ना कि यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो वो वैसे वाली कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। तो वो उनको सिर्फ ये है कि ये चलेगी क्योंकि लोग बागों का इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, मतलब उस पर जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठाए। हाँ जी। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, लेकिन हमारे एक गेस्ट और हैं जिनका नाम है चेतन राजवंशी। प्लीज़ वेलकम चेतन। अभिषेक, मुझे जहाँ तक नॉलेज है चेतन से आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है और वो आपके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मतलब आप दोनों कैसे मिले और कैसे आप लोगों की ये जर्नी स्टार्ट हुई? ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमें मिले हुए, है ना, 4-5 महीने ही हुए हैं अभी। लेकिन इंसान कहते हैं ना, रिश्ता कितना लंबा है ये मैटर नहीं करता, रिश्ता कितना गहरा है ये मैटर करता है।
कुछ लोग 10 साल 15 साल में भी वो जगह नहीं बना पाते। कुछ लोग आपकी ज़िन्नत आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत सालों तक साथ होकर भी अपने नहीं बन पाते। तो हमारे साथ भी यही है और कुछ फैमिली कनेक्शन भी है, वो बाद में पता चला। मिले हम पहले थे CRW में, तो उसके बाद में मैं देख रहा था कि कुछ ये बहुत अपसेट सा था उस समय, बिकॉज बीइंग अ मॉडल और विदाउट एनी गॉडफादर, तो इसको बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे थे। डिज़ाइनर्स भी इधर उधर से बहुत परेशान करते, फिटिंग्स में कभी कहीं से टच कर रहे हैं, कभी कहीं से। तो आई जस्ट ऑब्जर्व कि बहुत अनकम्फर्टेबल था ग्रीन रूम में, बट ये किसी से कह नहीं पाता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसे बेटा कह के बोला। तो मुझे याद है अभी भी, पहले अल्फाज यही थे कि अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं ऑडिशन ये दे रहे थे उस समय कि अभी तक मुझे किसी ने भी बेटा कह के नहीं बुलाया है इस मोमेंट तक। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप काम करो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होते हो तो एक मॉडल का एक राइट होता है, वो बोल सकता है कि आप मुझे गलत तरीके से टच ना करें, कोई भी कर रहा है तो। बट ये नहीं अपोज कर रहे थे कि मुझे काम नहीं मिलेगा, कि मुझे इंडस्ट्री से मेरा दाना पानी, आई एम सो सॉरी, लिस्ट हो गया, वो उठ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये घर आए, मम्मा से मिले, मैं अपनी मदर के ही साथ रहता हूँ, और उसके बाद में एक पारिवारिक संबंध सा बन गया। फिर इनके घर गए तो इनके माता पिता ने पूरी श्रद्धा के साथ में मुझे कहा कि हम इसे मॉडलिंग नहीं करने देंगे, बहुत गंदी इंडस्ट्री है, अगर आप सर पे हाथ रखते हो और आप ही के साथ काम करें और कहीं और भी करे तो आप ही मौजूद रहो। तो फिर ये बोला भाई मुझे तो अपने सपने पूरे करने दो, अगर आप हाथ छोड़ दोगे तो मम्मी पापा नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और फिर मैंने जिम्मेदारी ले ली। मैंने कहा जब तक आप हैं, जहाँ आप हैं वहाँ मैं नहीं हूँ माता पिता से, और जहाँ आप नहीं हैं वहाँ पे मैं हूँ। और मैं तब से हमारा बॉन्ड बन गया बिल्कुल। अभी कल आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं, कल हमारी लॉन्च पार्टी है। एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और द शार्क करके मेरी नई कंपनी कल लॉन्च हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो कल तो ठप्पा लग जाएगा, आज बहुत सही समय पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ऐसे एक जर्नी शुरू हुई थी। अब आप उसे ब्रदरहुड कह लीजिए, गुरु शिष्य का कह लीजिए, प्यार बहुत है दोनों के बीच में, क्योंकि अपनत्व के ऊपर, जो भी अपनत्व एक ऐसी नींव है, उसके ऊपर कोई भी इमारत बनने, उसका कुछ भी नाम हो, लेकिन वो बहुत मजबूत होती है। तो जो अपनेपन से शुरू हुआ है, जो बेटा जैसे शब्द से शुरू हुआ है, वो रिश्ता है, और परिवारों की सहमति से शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात कि माँ बाप ने जिम्मेदारी दी है, और मैं इस जिम्मेदारी को रखता भी हूँ कि मुझे माता पिता की तरह ही इसको प्रोटेक्ट करना है इस इंडस्ट्री में और आगे लेके जाना। मतलब मेंटोर का क्या रोल होता है लाइफ में, आप क्या फील करते हो? तो मेंटोर का जो हाथ रहता है ना सर पे, मेरे हिसाब से हर मॉडल के सर पे होना चाहिए, क्योंकि मेंटोर इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि मेंटोर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और जब वो लाइफ में रहते हैं या इस इंडस्ट्री में रहते हैं तो हम और भी आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब से मैं भाई से मिला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लाइक 4 से 5 महीने हुए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, पर लेकिन बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, एंड आगे भी सीख रहा हूँ। होप सो भाई, क्योंकि भाई प्यार भी करते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, हर शो में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो भाई, एज अ फैमिली मेंबर बन के। पहले और अब में क्या डिफरेंस आ गया? पहले और अब में, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने, तब वो मेरा इंस्टाग्राम पूरा भरा रहता था लोगों से। कुछ गंदे लोग मैसेज करते थे, कमेंट्स करते थे मुझे कि आ जाओ, लाइक ऐसा वाला। अच्छा, बॉयज़ को भी आते हैं ऐसे कमेंट्स? बॉयज़ को भी आते हैं, फीमेल्स को भी आते हैं, बट सब वो लोग भी डिज़ाइनर हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मुझसे बहुत बड़े हैं, एज अ प्रोफेशन भी, एज अ एज भी। तो सबके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए कभी मैंने उनका आंसर नहीं दिया, कभी भी कुछ उनको उल्टा नहीं कहा, क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव है उनका, मेरा अपना। क्योंकि मैं ऐसा किसी, कोई बड़ा है मेरे से तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा। तो जब अभिषेक, मेरे को एक चीज़ आपको बोलनी है।
ये आपकी ड्रेस कहाँ से है? सीरियसली मेरी आंखें नहीं हट रही है तब से। मैंने तो ऐसी ड्रेसिंग कहीं नहीं देखी सीरियसली, ना तो मैंने गूगल पे ऐसा देखा है। कहाँ से आपकी ड्रेसेस बनती है? मैं ना तब से सोची पूछूं नहीं पूछूं, मैं चलो पूछ ही लेती हूँ। नहीं, गूगल पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का स्टाइल मैप है। ये आप खुद डिज़ाइन करते हैं? हाँ जी, मैं ही करता हूँ। और मुझे कुछ चंद पैसे फेंक कर किसी और की क्रिएटिविटी को ख़रीद के बोलना कि मैंने तो ये ब्रांड पहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ खुद डिज़ाइन करूं। आप जब भी मुझे देखेंगी मैं अपनी ही ड्रेसेस में दिखूंगा। स्टिचिंग पार्टनर्स मेरे दूसरे होते हैं, जैसे ये अमित जी ने बनाई है। अगर अमित सर देख रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत खुश होंगे कि उनका जिक्र बनता है, उनका पूरा योगदान है। लेकिन ये डिज़ाइन मेरा है और ये स्टाइल मैप भी कंप्लीट मेरा है। मेकअप मेरी अनुपमा जी ने किया है। अंशुमन अनुपमा जी ये मुझे रेडी करते हैं। अंशुमन बांगा, अनुपमा सिंह, इनके बिना किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स का क्या ही वजूद है अगर ये मुझे इतनी खूबसूरती से और परफेक्शन से पेश ना करें। डिज़ाइंस मेरे होते हैं, क्रिएटिविटी और आइडियाज़ मेरे होते हैं, लेकिन बिना टीम के, एक बात बताइए, बिना सौंदर्य के परिधान की क्या 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 परिभाषा है? तो मुझे सुंदरता ये देते हैं। और अभिषेक, वैसे ना मानने वाली बात है, आप ना हर बंदे को क्रेडिट देते हो, मतलब उसे छोड़ते नहीं हो कि जो आपकी लाइफ में है ना और आपके साथ है तो आप उसका पूरा साथ देते हो और उसको फुल ऑन क्रेडिट देते हो। नहीं, मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ ना इस बात को। नहीं, मेरी माँ एक बात बहुत अच्छी कहती है कि अगर आपके साथ एक पल की भी अच्छाई किसी ने की है तो उसे उस अच्छाई पे कभी भी अफसोस नहीं होना चाहिए, और यही इंसानियत की परिभाषा है। तो मेरे लिए तो फिर ये सभी लोग परिवार हैं पूरा। अब कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। कल हम मैं हाँ, जैसे आपने बताया ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं, तो अभी फ्यूचर गोल्स और क्या चल रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैंने अपना जर्नी थोड़ा रोक दिया है। पहले मैं ये तो देख लीजिए, ये साल दिसंबर तक तो मैं चेतन के ही ऊपर काम कर रहा हूँ, और फिर जनवरी से मैं अपने बारे में सोचूंगा। अभी डेली टाइम्स में ये वॉक करने वाला है, ब्लेंडर्स प्राइड में करने वाला है, और जितने भी बड़े ब्रांड्स आएंगे तो द टॉक्स आर ऑन, कॉन्फर्मेशंस हैं। और इतनी इज्जत बना ली है इंडस्ट्री में कि अगर किसी को कुछ कह देता हूँ तो वो बात कटती नहीं है। तो वो शायद मुझे उस हाथ की बहुत कद्र है जो मेरे सर पे नहीं था, तो अगर वो इसके सर पे है तो मुझे पता है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे नहीं था तो शायद मुझे 15-18 साल लग गए, तो शायद ये वो बहुत कुछ चंद सालों में ही वो अचीव कर ले सब कुछ जो मुझे इतना साल लग गए करने में। मैं तो अपने तहे दिल से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआ करूंगी और कहूंगी आपका कल का इवेंट भी जोरदार धमाकेदार लॉन्च हो। धमाकेदार तब होगा जब आप आओगे। चलिए आप आएँ प्लीज़, और हमें ज्वाइन करें। आप आएँ, फैज़ आएँ, आप पूरी टीम इनवाइटेड हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इतनी खूबसूरत पल देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, एक उपयुक्त मंच देने के लिए। तो आज आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया और हमें बहुत ही डीप नॉलेज मिली कि फ़ैशन इंडस्ट्री में कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, और हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिला। प्लस आपकी कम्युनिटी से जो लोग डरते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको भी आपने इतने ब्रीफ में और इतने सरलता के साथ एक्सप्लेन किया ना, ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा आपकी बातें सुन के। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों यहाँ पर आए इस मंच पर और इतनी सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी और ब्रीफ करके बताया हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। Bollywood Friday presents Unfold with Zenith Season 1, powered by Timology Softech and Media Private Limited. Watch every Friday exclusively only on Bollywood Friday, and also available on Spotify.